हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ये वन शॉट क्लास है जहां पे मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाने वाला हूं। बेसिकली बच्चों, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनको हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा FW टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और 9 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट यहां पे हम लोगों को पढ़नी रहती है। अब हेनरी फ्योल और FW टेलर जो है ना, ये दो मेन किरदार हैं इस पूरी कहानी के। चलिए, तो हेनरी फ्योल के बारे में पहले जानते हैं एंड देन हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल समझेंगे, फिर FW टेलर के बारे में जानेंगे एंड FW टेलर के प्रिंसिपल को समझेंगे। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हेनरी फ्योल की है और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, 14 जनरल या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। तो शायद ये तो इनके मतलब जब ये यंग होंगे तब ऐसे दिखते होंगे। फिलहाल अपने ओल्ड एज में ये कुछ ऐसे दिखते थे। हेनरी फ्योल की डेट ऑफ बर्थ वगैरह उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। हेनरी फ्योल बेटा पैदा हुए थे 1841 में एंड इनका जो मृत्यु हुई, जो डेथ हुआ, वो हुआ 1925 में। हेनरी फ्योल के बारे में अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, आपको ये सारी जानकारियां नोट कर लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 12th में भी जब आप पेपर लिख रहे होगे तो आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, आपके आंसर्स को बड़ा बनाने में और अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करेंगी। CUET की बात करें तो यहां से भी MCQ आ सकता है, दोनों ही चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो हेनरी फ्योल की बात की जाए, हेनरी फ्योल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट से, मतलब कि जाने माने बिजनेसमैन थे। अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए अपनी एक किताब के अंदर। किताब का नाम था, बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है, तो इन्होंने एक पूरी बुक लिखी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और उसके अंदर इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। अब इन्होंने जब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए तो दो बातों का ध्यान रखने के लिए कहा। फर्स्ट, इन्होंने कहा कि जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, दे शुड नॉट बी लॉन्ग बट आर सजेस्टिव इन नेचर। जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैं दे रहा हूं समाज को, मैं दे रहा हूं इन कंट्रीज को और इन कंट्रीज के बिजनेस पर्संस को, वो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मेरे बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सजेस्टिव इन नेचर है। इनका काम है आपको सजेशन देना, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस समझ रहे हो भैया, ह्यूमन बिहेवियर को परिवर्तित कर देना। अगर आपका मन है तो मानिए, अगर आपका मन हो तो ना मानिए। हर अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से ये प्रिंसिपल्स अपने आप ढलते जाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपकी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सजेस्टिव है। ऐसा नहीं है जैसे भैया न्यूटन ने कहा कि भैया कोई 3 लॉ ऑफ मोशन है। अब न्यूटन के जो 3 लॉ ऑफ मोशन है ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हेनरी फ्योल ने कहा जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं 14, ये भी पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन मानना और ना मानना ये आपके ऊपर है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, सेकंड बात इन्होंने बताई कि जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये समय के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, क्योंकि समय क्या है, परिवर्तित हो रहा है। फैशन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये दुनिया बदल रही है, लोगों के जीने का तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है किसी कंट्री की। जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो जो मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये भी हमेशा आपको चेंज करने पड़ेंगे। मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल दे दिए, आपको उनको अपने जो है हिसाब से यूज करना पड़ेगा, ऐसा हेनरी फ्योल ने कहा। एक बार देख लेते हैं। फर्स्टली, द लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल शुड नॉट बी लॉन्ग बट आर सजेस्टिव इन नेचर। जो मेरे दिए हुए प्रिंसिपल्स है ना, वो लॉन्ग नहीं होने चाहिए, बट ये सजेस्टिव है नेचर के, बट दे आर सजेस्टिव इन नेचर। ये आपको सजेशन देते हैं, दैट्स ऑल। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये फ्लेक्सिबल है भैया। फ्लेक्सिबल का मतलब है आपको जिस हिसाब से यूज करना है आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो। ये रिजिड बिल्कुल नहीं है। रिजिड मतलब होता है बेटा जो एक जगह ठहरा रहे, रिजिड मतलब होता है रुकाव, और डायनेमिक मतलब होता है जो बदलता रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, वो रिजिड नहीं है, एक जगह पे रुके नहीं हुए हैं। सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इन देम इन केस ऑफ एनी नीड, ताकि उनमें बदलाव किए जा सके जब भी जरूरत पड़ती हो। आप समझ रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो दे दिए, बट उनको यूज करने का तरीका बदला जा सकता है समय के हिसाब से, जब भी जरूरत पड़े आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई। और
अब बिना देर के शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने हेनरी फ्यूल के बारे में जानकारी ले ली एंड अब हम शुरू करते हैं अपने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना। तो पहला प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में बेटा क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूं। डिवीजन आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, यही इसका मतलब है यार, वर्क को डिवाइड कर दो, काम खत्म। काम को डिवाइड करना है लोगों में। अब हेनरी फ्यूल ने कहा कि जो मेरे ये जो सबसे मेरा पहला जो प्रिंसिपल है ना, वो कह रहा है कि एक एम्प्लॉय को एक ही टास्क दो करने के लिए, इससे दो तीन चीजें होंगी। जब एक एम्प्लॉय एक ही टास्क लंबे समय तक करता रहेगा तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और मल्टीटास्किंग नहीं करेगा। मल्टीटास्किंग कल्चर के विरोध में है ये प्रिंसिपल। जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे कि टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कल्चर के विरोध में है ये प्रिंसिपल। ये कहता है कि एक इंसान को एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि भैया अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग लोगों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो यहां पे आता है, द फर्स्ट हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट इफ एन एम्प्लॉय इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क, अगर एक एम्प्लॉय को कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा, दे विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड स्किल्ड इन इट। वो अपने उस टास्क में और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और भी ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे अपने उस टास्क में। ठीक है, ओके। दिस इज अपोज टू अ मल्टीटास्किंग कल्चर। और मल्टीटास्किंग कल्चर को ये क्या करता है, अपोज करता है। एक बात यहां पे समझने वाली है, मोर एफिशिएंट मतलब है कि वो भैया अच्छे से काम कर पाएंगे और अब एक ही काम को करते करते उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, एंड मल्टीटास्किंग के विरोध में, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मल्टीटास्किंग क्या होता है, जहां पे एम्प्लॉय एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर रहा होता है। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि मल्टीटास्किंग को खत्म करो, एक बार में एक काम करो और अच्छे से करो। ये हेनरी फ्यूल का कहना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भैया वर्क को डिवाइड कर दो स्मॉल टास्क और जॉब्स में, दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और उससे फायदा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन का फायदा होगा। आप एक ही काम को कर करके उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, आप एक ही काम में माहिर हो जाओगे। बेटा एग्जांपल के तौर पे आप उस डॉक्टर को लीजिए जो डॉक्टर 20-25 साल से, मान लो अगर वो हड्डियों का इलाज कर रहा है, बोन्स का इलाज कर रहा है, तो वो बोन्स का ही इलाज कर रहा है, एंड नाउ ही इज अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इन मतलब बोन्स के मामले में। उसी को पूछा जाता है उस शहर में, जाना माना डॉक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है और एक ही काम करता जा रहा है। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क की पावर। अब इस फोटो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि वर्क को डिवाइड करते कैसे हैं। एक मैनेजर है, उसने अपने काम को 3 लोगों में बांटा और उन आगे 3 लोगों ने अपने काम को और 3 लोगों में बांट दिया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले स्पेसिफिक टास्क देना है, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाए। इसके अलावा एफिशिएंट हो जाएंगे आपके एम्प्लॉइज, फायदे बता रहा हूं, एफिशिएंट हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे। मल्टीटास्किंग कल्चर के विरोध में काम करता है। ओके, बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव इफेक्ट की। यार देखो पॉजिटिव इफेक्ट मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करते हो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो अच्छी चीजें क्या होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर फॉलो नहीं करते हो तो खराब चीजें क्या होंगी। तो हेनरी फ्यूल ने यह भी बता दिया कि फॉलो करोगे तो अच्छी चीजें क्या है, फॉलो नहीं करोगे तो खराब चीजें क्या होगा, नुकसान क्या होगा। बाकी करना ना करना तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट सबसे पहले क्या है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि भैया आपको स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाएगी। एक ही काम को करते करते हमारा जो एम्प्लॉय है वो एक ही काम को करते करते उस पर्टिकुलर काम में माहिर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे जैसे, अब यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है, पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले वर्क की क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होगा। उसके बाद प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। रिसोर्सेज का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा, डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और एफिशिएंसी बढ़ेगी। भैया एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे और प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी। ये सारे फायदे होंगे जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो। अच्छा, इसकी वॉलेटिंग इफेक्ट क्या है, बस सिंपल है, अगर ये सारे फायदे हैं तो ये सारे नुकसान है, अगर नहीं करोगे तो फायदों का उल्टा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। द अबव मेंशन्ड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल। जो ऊपर दिए हुए जो मैंने फायदे आपको बताए, ये फायदे आप नोट भी कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, वर्कर्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ऐसा होगा डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो ना करने में। अब आते हैं बेटा अपने सेकंड प्रिंसिपल पे, जो कि है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये प्रिंसिपल कहता है
कि अगर किसी मैनेजर ने अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, कोई जिम्मेदारी दी, तो उसके साथ साथ उसको पावर भी देनी पड़ेगी, अपनी कुछ पावर भी दे, तभी तो वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएगा ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तभी हो सकती है जब उसको प्रॉपर पावर भी दी जाए। ठीक है, चलो भाई, तो ऐसा ही कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। एक मैनेजर है और वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और अथॉरिटी दे रहा है। बदले में सबऑर्डिनेट क्या दे रहा है, अकाउंटेबिलिटी दे रहा है, यानी कि सबऑर्डिनेट की जवाबदेही बनती है मैनेजर के प्रति। अब क्योंकि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, इसकी, सबऑर्डिनेट की, अथॉरिटी भी इसके पास है, तो काम हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारी जवाबदेही किसकी बनती है, सबऑर्डिनेट की बनती है मैनेजर के प्रति। ठीक है, मैनेजर को देगा वो जवाब, माने कि वो अकाउंटेबल होगा। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ठीक है, अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलानी पड़ेगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो अथॉरिटी भी दो। उसके बाद इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क, इसका मतलब कि जब एक इंडिविजुअल को एक काम दिया जाता है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी हो सकती है जब उसको सफिशिएंट अथॉरिटी दी जाए काम को करने की, है ना। व्हेन this can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको कुछ पावर्स की जरूरत होगी, कुछ अथॉरिटी की जरूरत होगी, वो उसको दी जानी चाहिए। अथॉरिटी की बात करूं तो अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा पावर टू कमांड, यानी कि आप किसी को ऑर्डर दे सके, उसकी होती है अथॉरिटी। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों इसके पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट के बारे में अगर बात करें, अगेन वही बात है कि भाई पॉजिटिव इफेक्ट, अगर आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हो तो अच्छी बातें क्या होगी, और अगर नहीं करते हो तो खराब बातें क्या होंगी, बुरा क्या होगा। अगर आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया, मतलब साथ में चलाया, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत थी उतनी ही दी, जितनी अथॉरिटी की जरूरत थी उतनी ही दी, तो फायदे क्या होंगे, टारगेट अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, टारगेट अचीव कर पाएगा आपका सबऑर्डिनेट, आपने जो भी आपने टारगेट दिया होगा। एंड एम्प्लॉय जब टारगेट अचीव करता है तो उसकी तारीफ होती है, तारीफ होती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, तो ये फायदे होंगे। लेकिन कुछ नुकसान भी अगर आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया, मतलब कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन अथॉरिटी देने के मामले में आप थोड़ा कंजूसी कर गए, अब उस केस में कुछ नुकसान होगा। सबसे पहले नुकसान क्या है, अगर आपने जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो हो सकता है अथॉरिटी का पावर का मिसयूज हो जाए। ठीक है, विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर आने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं आपकी। ठीक है, तो वो वाली बात है कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है रॉन्गफुल यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड, जितनी की नीड थी आपने उससे ज्यादा अथॉरिटी अगर दे दी तो उसका मिसयूज हो सकता है। दूसरी बात, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी इज गिवन, अगर आपने जरूरत से कम अथॉरिटी दी तो हो सकता है टारगेट अचीव ना हो, अगर जरूरत से ज्यादा दे दी तो मिसयूज, और अगर जरूरत से कम दे दी तो टारगेट ही पूरा नहीं होगा, दोनों में नुकसान। चलो थर्ड, कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। देखो यार बात यह होती है कि अगर रिजल्ट ऑब्टेन नहीं हुए, टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तुमने सबऑर्डिनेट को डांटने के लिए बुलाया, सबऑर्डिनेट ने कह दिया अरे सर मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपने मेरे को पावर ही नहीं दी, आपने मुझे कुछ करने की छूट ही नहीं दी, मैं कैसे करता, वो तो बोल देगा सबऑर्डिनेट। तो फिर इसका मतलब आप उसके ऊपर फिक्स नहीं कर पाओगे अकाउंटेबिलिटी। आप उससे ये नहीं कह सकते हो कि नहीं तुम्हें तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए था, कैसे निभाता बेचारा, तुमने पावर दी ही नहीं थी। ठीक है, चौथी बात, डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को धीरे धीरे लगेगा यार वो खुद ही में अच्छा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, उसको अथॉरिटी मिली नहीं इसलिए टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, कॉन्फिडेंस उसका गिरेगा। तो ये कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हैं हमारे जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के। चलो बात करते हैं डिसिप्लिन की, जो कि हमारा है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। कहा जा रहा है हेनरी फ्योल की तरफ से कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मैनेजर हो चाहे वर्कर हो, सबको अनुशासन में रह के काम करना चाहिए। हंसी मजाक करिए, हंसी मजाक तोड़ना डिसिप्लिन में नहीं आता है, लेकिन काम के समय काम करिए। स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर क्या कहता था,
टीचर कहता था स्कूल में, या कहता है कि यार जब मैं पढ़ा रहा हूं तब बातें मत करो, पहले मेरी सुन लो, फिर आराम से हंसते खेलते रहना। कभी भी टीचर ने ये नहीं कहा होगा कि बातें ही मत करो, ठीक है, या हंसी मजाक करो ही नहीं। बेटा आप बच्चे हो, आपका काम है बातें करना, आप बातें किए बिना कैसे रह पाओगे, या हम कैसे रह पाएंगे, बात तो करना पड़ेगा। सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी। टीचर का कहना यह है कि जब तक मैं क्लास में खड़ा हूं, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, भाई अभी बच्चे शोर ना मचाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में हेनरी फ्योल भी ये कह रहे हैं कि भाई जब तेरे को काम दिया गया तो तू काम कर, हाँ जब सोशल इंटरेक्शन का टाइम आए तो तुम सोशल इंटरेक्शन करो, लेकिन काम के समय पे काम करो। मैनेजर और वर्कर्स को दोनों में को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैं उनका पालन किया जाए। यहां पे लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, एग्रीमेंट समझते हो ना भाई, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अब कंपनी जो जो कहेगी आपको वो मानना पड़ेगा, ठीक है, बाय बोथ द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर को भी मानना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट को भी मानना पड़ेगा, ठीक। और ये बहुत जरूरी है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली वर्क करवाना है, नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो कामकाज हो रहा है उसको सफलता दिलानी है, तो डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा आपके टीचर्स ने, आपके माँ बाप ने भी आपको बताया होगा कि यार अगर लाइफ में कुछ बनना है तो बेटा हंसी मजाक करो, खेलो कूदो, घूमो फिरो, हम किसी चीज से मना नहीं कर रहे हैं, बट सीरियस हो जाओ लाइफ में, थोड़ा अनुशासन ले आओ। अनुशासन का मतलब है कि भाई एक फिक्स टाइम कर लो पढ़ने का, फिक्स टाइम कर लो कहीं आने जाने का, ठीक है। तो ये होता है डिसिप्लिन। अब सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको इतना रियल लाइफ में अगर इसको रिलेट कर दिया है तो अब आप खुद ही सोच पाओगे लॉजिक लगा के कि इसके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे। भैया सीधी सी बात है, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, अगर आपकी कंपनी के लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, तो सबसे पहली बात एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एम्प्लॉय जब बातचीत नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो काम करेंगे, तो पहली बात तो कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी बात, लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन भी इंप्रूव होंगे, ठीक है सर, ये भी सही आपकी बात लगी। उसके बाद रेप्यूटेशन कंपनी की बनेगी कि हाँ भाई यहां के एम्प्लॉइज तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं, और इसके साथ साथ आपके टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे, जो आप चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी आप अचीव कर पाओगे अगर डिसिप्लिन में रहोगे। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या क्या है, अगर आपने डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को नहीं माना तो क्या होगा आपके साथ। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन गिरने लगे और आपका जो नाम है वो मार्केट में खराब हो जाए, कि भैया लोग कहने लगे आपके बारे में कि यहां पे तो आने जाने का कोई समय नहीं है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है, और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी गिरेगी। इसके अलावा डिसऑर्डर बढ़ेगा आपकी कंपनी में। डिसऑर्डर समझ रहे हैं, हर चीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब कि आने का टाइम, जाने का टाइम, रिसोर्स लाने का टाइम, प्रोडक्शन का टाइम, सेल का टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करते हो अनुशासन में तो फिर डिसऑर्डर बढ़ेगा। एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन, डाउट और सस्पिशन का एटमॉस्फेयर बनेगा। डाउट समझ रहे हो, अगर अनुशासन नहीं होगा ना तो लोग एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आने जाने का टाइम फिक्स नहीं है, अब वहां पे लोगों को एक दूसरे को देख देख के लग रहा है अरे यार ये तो जल्दी आ गया, ये तो देर में जा रहा है, ठीक है, या ये देर में आ रहा है, मैं तो बहुत सुबह से बैठा हुआ हूं। अगर एक आने जाने का टाइम फिक्स होगा तो किसी के मन में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस भी गिरता है जब मैनेजर्स, खासकर मैनेजर्स डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो एम्प्लॉयज सोचते हैं यार हमारा मैनेजर खुद डिसिप्लिन में नहीं है, और हम लोग इतनी गधे की तरह काम कर रहे हैं, और हमारा मैनेजर दोपहर में 4 बजे आता है, शाम को 4 बजे आता है, और हम लोग सुबह 10 बजे से आके ही काम करने में लग जाते हैं। तो एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं गिरता है। चलो बच्चों, ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिसिप्लिन होना ऑर्गेनाइजेशन में कितना जरूरी है। ये हो गए अपने 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की, जो कि है चौथा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस पेपर में। जहां पे भी क्वेश्चन पेपर आपका देखने को मिलेगा सीयूईटी का, क्लास 12th का, वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड खास क्वेश्चन बन जाता है हमारे प्यारे एनटीए का और हमारी प्यारी सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड, ये मैं आपको बताने वाला हूं, सुनो ध्यान से। सिंपल सी बात है यार कि एक मैनेजर हो और एक सबऑर्डिनेट हो। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हरा वाला जो है वो एक ही से ऑर्डर ले रहा है, लेकिन यहां पे जो हरे वाले पार्ट्स हैं वो ऑर्डर ले रहे हैं 2 मैनेजर से। जो रेड वाले डॉट हैं वो है मैनेजर, और जो हरे वाले हैं वो है सबऑर्डिनेट। तो यहां पे एक सबऑर्डिनेट एक ही मैनेजर से ऑर्डर ले रहा है, लेकिन यहां पे एक सबऑर्डिनेट 2 मैनेजर से ऑर्डर ले रहा है, और ये खतरनाक सिचुएशन है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये 2 मैनेजर हैं और ये उनका सबऑर्डिनेट है। अब इन्होंने कहा भाई एक काम कर, चाय ले आ, टी ले आ,
और उसने मांगा पानी, उसने कहा भाई एक काम कर वाटर ले आ, और दोनों ने एक ही समय पे एक ही ऑर्डर दे दिया एक इंसान को। अब बेचारा ये करे तो करे क्या, ये बेचारा चाय लेने जाए तो वाटर वाला गुस्सा हो जाए, और अगर वाटर लेने जाए तो चाय वाला गुस्सा हो जाए कि भाई चाय लेने गया तो पानी वाला नाराज, पानी लेने गया तो चाय वाला नाराज। ठीक है कि भैया मेरा काम पहले क्यों नहीं किया। इस तरीके की समस्याएं, अभी तो मैंने आपको चाय पानी का एग्जांपल दिया, अब आप बड़े लेवल पे आके देखिए, अगर एक सबऑर्डिनेट दो मैनेजर्स को की बात मानेगा तो पहले किसका काम करेगा और बाद में किसका काम करेगा। एक ऑफिस में बेटा चीजें इस तरीके से नहीं होती हैं। एक ऑफिस में, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में चीजें डिवाइडेड होती हैं लोगों में। लोग जो है रिपोर्टिंग मैनेजर्स को ही रिपोर्ट करते हैं और किसी को नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन नहीं बनता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी बात मानेगा। ठीक, चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयर शुड बी रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय एक समय पे शुड बी रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय एक समय पे सिर्फ एक ही इंसान से ऑर्डर लेगा, एंड दैट एम्प्लॉय इज आंसरेबल टू ओनली दैट सुपीरियर। वो जो एम्प्लॉय है वो एक समय पे सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और आंसरेबल भी एक ही सुपीरियर को रहेगा, ऐसा यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। चलिए इसके जानते हैं इसके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट। सबसे पहला इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, देयर इज नो कंफ्यूज्ड सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, उसको पता होगा कि उसको किसको रिपोर्ट करना है अगर उसका एक ही मैनेजर होगा। तो अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को मानते हो तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। एफिशिएंसी सबऑर्डिनेट्स की बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भैया, उसको पता होगा कि उसको एक ही इंसान की बात माननी है, वो एक इंसान की बात मानेगा और अपना काम करेगा। सुपीरियर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्योंकि वो उसको पता है कि उसको एक ही इंसान से काम निकलवाना है तो वो निकलवा लेगा। और यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब गलती किससे हुई बहुत आसान हो जाता है। अगर एक सबऑर्डिनेट से गलती हुई तो मैनेजर समझ जाएगा कि मेरे सबऑर्डिनेट से ही गलती हुई है। ठीक है, अगर वायलेटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें तो अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, कंफ्यूज्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स की एफिशिएंसी घटेगी। सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स की एफिशिएंसी घटेगी। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, देखो ये कॉमन वर्ड है तो मैंने ऐसे कर दिया, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेट, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर्स। चौथा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू द इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर्स। सुपीरियर, मैंने आपको बताया ना, चाय लेने गया तो पानी वाला बुरा मान गया, पानी लेने गया तो चाय वाला बुरा मान गया। मतलब कि लोगों का ईगो हर्ट होने लगेगा। अगर यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं करोगे तो एक ही समय पे सारे ऑर्डर देंगे, वो बेचारा जाएगा तो जाएगा कहां, पहले एक का काम करेगा फिर दूसरे का काम करेगा। जब भी किसी का काम करेगा तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा, ईगो हर्ट होगा। तो यहां पे इंजर्ड ईगो हो सकता है सुपीरियर्स का, और डिसऑर्डर बहुत हो जाएगा। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि किसकी वजह से काम बिगड़ा। तो अगर मानेंगे तो ये सारी चीजें होंगी, अगर नहीं मानेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये होता है बेटा पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट। बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, ये हमारा 5वां प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि देयर शुड बी वन हेड फॉर अ वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक प्लान का एक हेड होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का जिसका ऑब्जेक्टिव सेम हो। एक प्लान का एक हेड होना चाहिए ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव सेम हो, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब इसके फायदे क्या होंगे ये आप लॉजिक लगा के सोच पा रहे होंगे कि अगर एक प्लान का एक ही हेड होगा तो कितनी अच्छी बात है, सारे लोग एक ही हेड की बात मानेंगे। ठीक है, और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। ओके, इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द यूनिटी इन एक्टिविटीज। और क्योंकि अभी आप यहां पे इस फोटो में देख सकते हैं सारे लोग एक यूनिटी में जा रहे हैं, तो इस वजह से भैया देखो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। ये हाथ पकड़ने का मतलब क्या है कि ये आपस में कोऑर्डिनेटेड है, तो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे मेरे, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, एंड यूनिटी इन एक्टिविटीज भी निकल के आएगी। लेकिन अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं करते हैं तो नुकसान भी होंगे। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन नहीं अचीव होगी। अगर भैया खुद सोचो कि अगर एक प्लान है, बहुत सारे लोग हैं और उनको दिखा रहे हैं दिशा अलग अलग लोग,
अब यहां पे हो जाएगी नौटंकी। नौटंकी किस बात की होगी कि भैया स्पेशलाइजेशन मिल ही नहीं रही है, एम्प्लॉइज भी सोच रहे हैं उसकी बात मानूं उसकी बात मानूं, वो अलग प्लान लेके आ रहा है वो अलग प्लान लेके आ रहा है, बड़ी तकलीफ है। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी यहां बढ़ रही थी, यहां घट जाएगी, वॉलेटिंग इफेक्ट है, सिंपल सी बात है। डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, यहां पे ऑब्जेक्टिव अचीव करना आसान था, यहां पे मुश्किल है। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, यहां पे कोऑर्डिनेशन होती, यहां पे नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि अगर पालन करेंगे तो होगी, नहीं करेंगे तो डिफिकल्टी होगी। यहां पे मार्क कर दे रहा हूं बेटा, फटाफट से आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हां भाई ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कम हो गई। डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, डिफिकल्टी हो रही है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, और डिफिकल्टी हो रही है कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में। तो ये सारी तकलीफें आएंगी आपको अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पालन नहीं करते हैं तो। बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट यानी कि सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जो की है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सर नाम से तो बहुत बड़ा लग रहा है, क्या काम भी इसका बड़ा है? नहीं बेटा, बहुत सिंपल सा है। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कर दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसी का जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मेल नहीं खाता है और वो इंसान बिल्कुल बात मानने को ना तैयार हो और उसको सिर्फ और सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट नजर आ रहा हो, तो उसके इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में जोड़ दो। अब इस फोटो को देखिए, ये इंसान आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, और ये कुछ महिलाएं और कुछ मित्रगण इनके खड़े हैं जनरल इंटरेस्ट वाले। अब ये इसको बुला रही है कि भाई हमारी तरफ आ जा। हमारी तरफ आने का क्या मतलब है? मतलब कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में जोड़ने की बात हो रही है। अच्छा, ये जरूरी क्यों है सर? ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, अपना उसका इंटरेस्ट है, मान लीजिए उसको सैलरी बढ़ानी है, बढ़वाना चाहता है सैलरी सर, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है अगर आप मैनेजमेंट में हैं, इफ यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, इफ यू आर अ मैनेजर, इफ यू आर अ सीईओ, देन यू हैव टू सबऑर्डिनेट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्योंकि अगर बेटा हर इंसान अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने में लगा रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का कौन ध्यान देगा, को कौन देखेगा, तो उसका क्या होगा? ठीक है ना। पहले आप अगर मैनेजमेंट है, अगर आप सोचिए कि आपकी कोई कंपनी है, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि मेरी कंपनी का भला हो, तब तो इन बेवकूफों का भला करूंगा मैं। अपने एम्प्लॉयज का भला कब होगा? जब कंपनी का भला होगा। कंपनी की भलाई में ही एम्प्लॉय की भलाई है और यही उसको समझाना है अपन को। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेयर एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट with an organizational interest must be subordinated to the interest of the organization। कहा जा रहा है जहां पे एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मेल ना खाए, कॉन्फ्लिक्ट करे, लड़ाई करे, वहां पे उसके इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में सबऑर्डिनेट कर दो, जोड़ दो। समझ रहे हो? जोड़ दो उसको। ठीक, अब आप पूछेंगे सर ये कैसे जोड़ दें? बेटा 2-3 रास्ते हैं। पहली बात, समझा लो, एम्प्लॉय को समझा लो, ठीक है, कि भैया मान जाओ, मान जाओ। ठीक है, नहीं हो तो आप पनिशमेंट भी दे सकते हैं कि भैया मान जाओ, और तब भी ना हो तो फिर सैलरी वैलरी काट लो। कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको कि लोगों को आपको अपने इंटरेस्ट में लाना पड़ेगा, उनको ये समझाना पड़ेगा कि कंपनी की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कोविड-19 का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, और एक कंपनी में एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहा था, जबकि कंपनी कह रही थी कि भैया माफ कर दो, हाथ जुड़वा लो, लॉकडाउन हो रखा है, सामान बिक नहीं रहा है, तुमको सैलरी कहां से बढ़ाएं तुम्हारी, यहां लोगों के खाने के वांदे हो रहे हैं और तुम्हें अपनी सैलरी बढ़वानी है। लेकिन वो आदमी डटा रहा, आदमी जो है डटा रहा, उसने कहा नहीं मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है, सैलरी बढ़ेगी यानी कि बढ़ेगी। अच्छा, वो एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय था, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकती थी कि तुमको निकाल देंगे, ऐसा भी नहीं हो भैया। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गले की हड्डी बन गया था, ना थूका जा रहा था ना निगला जा रहा था। ठीक है ना, सैलरी बढ़ाई जा रही थी और ना क्या करा जा रहा था, उसको बाहर फेंका जा रहा था, उसको निकाला जा रहा था, ऐसा भी नहीं हो रहा था। तो अब कंपनी के बाद 2-3 रास्ते बनते हैं मेरे हिसाब से। पहला तो उसको समझा लेते कि हाँ भाई देख अभी ऐसा मुश्किल समय चल रहा है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ऐसा कुछ करना चाहिए था। और नहीं तो उनको क्या करते कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुझे कितनी सैलरी चाहिए? 10,000। एक काम कर भाई, अभी 2-3 हजार रुपए रख ले, बाद में तेरा और पैसा बढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उसमें कंपनी के इंटरेस्ट में जोड़ने के लिए। हमारा छठा प्रिंसिपल है। और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी बचाते हो, जनरल इंटरेस्ट को भी अचीव करवाते हो, सबसे पहले आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हो। इंसानियत होनी चाहिए आपके अंदर। आपको समझना चाहिए कि हर इंसान जो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, उसकी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं, वो नौकर नहीं है आपका। वैसे तो नौकरी कर रहा है तो नौकरी हुआ, लेकिन गुलाम नहीं है, कह सकते हो। सेकेंड,
एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सबका फायदा किसमें है? कंपनी के फायदे में है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे अगर आप सबका इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, तो वो अचीव होंगे। और इससे एक और फायदा होगा कि इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें वो साथ साथ आगे चलते रहेंगे। इंडिविजुअल के अपने ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे और टोटलिटी में ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। वॉयलेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो वॉयलेटिंग इफेक्ट यहां पे सबसे पहला क्या है? अगर आपने सबऑर्डिनेशन नहीं किया, अगर आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं सुनी, अब अगर आपने उसको सबऑर्डिनेट नहीं किया, तो सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी वॉयलेट होगी, समझ रहे हो, इंसानियत का दम घुटेगा। जेलसी भी इसकी एक कारण हो सकती है कि भाई जलन भावना बढ़ेगी लोगों के अंदर, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ था, स्टैंड आउट कर रहा था, उसकी डिमांडें पूरी कर दी गई, बाकी लोगों की नहीं कहीं। अगर एक की सैलरी बढ़ा दी तो फिर सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी ना। बाकी एम्प्लॉयज क्या कहेंगे कि उसकी बढ़ सकती है कोविड के टाइम पे, तो मेरी क्यों नहीं? अब वहां पे जेलसी की भावना भी उत्पन्न होगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको दिक्कत आएगी एंड कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, बस जस्ट इसका उल्टा आपको यहां लिख देना है पेपर में। चलो, सातवां हमारा जो प्रिंसिपल है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब बेटा क्या होता है, यह आपको बहुत अच्छे से पता होगा। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, ठीक है, सैलरी या बेसिक पे, कमीशन, अलाउंस, बोनस, ग्रेचुटी, पेंशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेसिकली कि जो भी पैसा मिलता है ना, जो भी पैसा मिलता है एक एम्प्लॉय को, अलग अलग तरीकों से पैसा मिल सकता है। जैसे अलग अलग तरीके क्या भाई, मान लो एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई, ठीक है, तो सैलरी मिल सकती है। मान लो एम्प्लॉय को क्या मिल गया, एम्प्लॉय को मिल गया वो बोनस मिल गया, तो बोनस हो सकता है। मान लो एम्प्लॉय को कमीशन दे दिया गया तो कमीशन हो सकता है। मान लो कोई अलग परक्विजिट्स दे दिए गए, पर्क्स दे दिए गए, तो वो हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या मिल सकता है? हाँ भाई, पेंशन वगैरह मिल सकती है, ठीक है, मतलब जितने भी तरीके के पैसे होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। अब जो रेम्यूनरेशन होता है ना किसी भी एम्प्लॉय का, वो बड़ा जरूरी है। हेनरी फ्योल का कहना यह है कि भैया देखो, सिंपल सी बात है, जो आदमी तुम्हारे यहां काम कर रहा है और जिस आदमी का काम जैसा भी है, वो अच्छा अगर काम कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से पैसे दो। हेनरी फ्योल का यही कहना है कि एवरी एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब। जैसा वो जॉब कर रहे हैं, जैसा वो काम कर रहे हैं, जो मार्केट में उनको, उनके जैसे लोगों को, उनके जैसे काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, वो आप भी अपने एम्प्लॉयज को दो। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, नहीं दिया पैसा, कुछ मैनेजमेंट के लोग कहेंगे नहीं देंगे हम उतना, क्या कर लोगे? तो उससे बेटा नुकसान है आपकी कंपनी को। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को अंडर पे करते हो, मान लो कि किसी को आपने सैलरी पे रखा, एम्प्लॉय को रखा, एम्प्लॉय की सैलरी आपने शुरुआत में तो कम दी, लेकिन धीरे धीरे एम्प्लॉय को यह पता लग जाएगा कि मार्केट में उसकी ज्यादा डिमांड है, वो मार्केट में निकलेगा तो ज्यादा पैसे कमा के आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान नौकरी करता है पैसे के लिए, हर इंसान करता है। अब इस केस में वो नौकरी छोड़ देगा और जहां उसको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे वहां चला जाएगा, तो नुकसान आप ही का है कुल मिला के, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय आप खो बैठेंगे। और अगर वो नहीं भी छोड़ के जाता है ना, तो उसका मोटिवेशनल लेवल कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा, और वो सोचेगा हटाओ यार, कौन काम करे, वैसे भी पैसा बहुत कम मिल रहा है। तो ये वाली बात आ जाती है। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस। कहा जा रहा है इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलना चाहिए फॉर द वर्क दे कैरी आउट। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वर्कर्स को अंडर पे करती है ना, जो अपने वर्कर्स को पैसा अच्छे तरीके से नहीं देती है, वर्कर्स विल स्ट्रगल टू मोटिवेट, उसके वर्कर्स मोटिवेटेड फील नहीं करते, और ये खराब बात है। और इससे क्या होगा, जो अच्छे वर्कर हैं वो छोड़ के चले जाएंगे और क्वालिटी वर्कर्स को आप खो बैठोगे, ठीक है। द रेम्यूनरेशन इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। भाई कहा जा रहा है कि रेम्यूनरेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, फाइनेंशियल भी आता है और नॉन फाइनेंशियल भी आता है, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव इफेक्ट, अगर आप सबको बराबर पैसा देते रहोगे, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है बेटा जो सबकी नीड है। भाई एम्प्लॉय का भी तो अपना घर परिवार है ना, अगर आप उसको पैसे दोगे तो वो उसका घर अच्छे से चलता रहेगा, खुश रहेगा, तो इनकरेज रहेगा, हमेशा ही अपने टोस पे रहेगा, काम करने के लिए तत्पर रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो इनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज का बढ़ेगा। इसके साथ साथ वो डेडिकेटेड रहेगा आपके प्रति। डेडिकेटेड मतलब समझ रहे हो, डेडिकेटेड मतलब होता है लगे रहना, मतलब जुझारू, डेडिकेटेड की एकदम लगा हुआ है काम करने में। क्यों? क्योंकि उसको उसके मनमाने पैसे मिल रहे हैं।
थर्ड फायदा ये होगा लेबर टर्नओवर रेट डिक्लाइन हो जाएगा। बेटा लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है कितने लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक साल में छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर ये लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा है तो खराब बात है, इसका मतलब ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और अगर लेबर टर्नओवर रेट बहुत ही कम है तो अच्छी बात है, इसका मतलब कम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। आखिरकार जितने पुराने लोग रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही एक्सपीरियंस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनती जाएगी, है ना। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। वायलेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो वही उसी का उल्टा हो जाएगा। यहां पे इंकरेजमेंट बढ़ रही थी, सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा था, यहां पे डिक्लाइन हो गया इंकरेजमेंट का और सेटिस्फैक्शन का। मार्क कर दे रहा हूं, ये सब चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इनकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी। यहां पे बेटा डेडिकेटेड थे और यहां पे डिसऑनेस्टी हो सकता है बढ़ जाए कि अरे यार कंपनी में कहीं 100 रुपए चुराने का मौका मिलेगा ना तो वो चुरा लेगा। क्यों चुराएगा? क्योंकि उसको लग रहा है यार मेरी सैलरी तो बड़ी कम है, मैं काम बहुत ज्यादा करता हूं। इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट, और बेटा लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा, यानी कि ज्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक साल के अंदर छोड़ के जाने लगेंगे, जो कि खराब बात है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब बच्चों क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझाता हूं आपको एक फिगर के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे सारी पावर सारे लोग एक आदमी को रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको, मतलब सारी पावर किसके पास है? इस एक आदमी के पास है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाई पे मैंने इतना फोकस क्यों किया? सेंट्रल सारा फोकस किसके पास है? सेंट्रल, सारा पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे पावर सबको बांट दी जाती है, सब एक दूसरे के बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, उसे हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक और डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है ये है आपका मैनेजर, मान लो इसको बोल देते हैं मैनेजर, ठीक है, और सारी पावर इसी मैनेजर के पास है, ठीक है, सारी पावर इसी मैनेजर के पास है। ये तो हो गया सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सारी पावर को बांट दो, कुछ भी अपने पास मत रखो, सारी पावर को बांट दो। अब आप अंदर समझ पा रहे होंगे कि यहां पे पावर बांटी जा रही है डिसेंट्रलाइजेशन में, और यहां पे पावर जो हो रही है वो एक जगह आ रही है। तो दोनों में से अब आप बताइए ज्यादा अच्छा कौन सा है? पावर एक जगह पे रहेगी तो वर्कलोड इस बंदे का भी तो बढ़ेगा ना। पावर एक जगह पे रहेगी तो डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, पावर एक जगह पे रहेगी तो डिले होगा, लेकिन वो फायदेमंद चीज है। अगर आप पावर बांट दोगे तो जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाएंगे, हर इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हर इंसान अपना काम अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम से आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए पढ़ के देखते हैं। हाँ भाई, तो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंसंट्रेशन समझते हो कि सारी अथॉरिटी कहां आ जा रही है? टॉप लेवल पे आ जा रही है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का उल्टा क्या होता है बेटा? डिस्पर्सल। यहां पे सारी अथॉरिटी आप बांट दे रहे हो। ये दोनों कीवर्ड है, ये दोनों कीवर्ड आपको याद रखना है। इतना लिख दिया, मान लो आपका पेपर है तो आपने इतना लिख दिया कि इट रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। अब दूसरी लाइन आपको लिखनी है, दूसरी लाइन लिखनी है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन। ये एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट रिजर्वेशन है अथॉरिटी का। आपने क्या कर लिया? अथॉरिटी को रिजर्व कर लिया सिस्टमैटिकली और कंसिस्टेंटली एट द सेंट्रल पॉइंट। कहां पे? सेंट्रल पॉइंट में। लेकिन यहां पे आप दूसरी लाइन क्या लिखोगे? इट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल। यहां पे आप अपनी सारी पावर को डेलीगेट कर दे रहे हो लोवेस्ट लेवल तक, छोटे छोटे लेवल तक आप अपनी सारी पावर को डेलीगेट कर दे रहे हो, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ये फर्क है। चलिए जानते हैं इनके पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। आपके जो सुपीरियर है ना, अगर आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे पावर को तो उनका वर्कलोड कम हो जाएगा, उनका वर्कलोड जो है वो घटेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, डिक्रीज हो रहा है वर्कलोड में। डिसीजन आप प्रॉपर तरीके से ले पाओगे, यानी कि बेटर एंड क्विक डिसीजन ले पाओगे, बहुत अच्छी बात है। और सबऑर्डिनेट्स को भी इंकरेजमेंट फील होगा कि हाँ यार मेरे पास पावर है, अब हम भी कुछ कर सकते हैं। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात, अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो यार, अगर आप सेंट्रलाइजेशन करते हो तो उसके भी अपने कुछ नुकसान है, अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो उसके भी अपने कुछ नुकसान है। अगर आप सेंट्रलाइजेशन कर देते हो तो वर्कलोड किसका बढ़ेगा? सुपीरियर का। और अगर आप कुछ ज्यादा ही डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो तो वर्कलोड किसका बढ़ेगा? सबऑर्डिनेट्स का। तो वो हो गया ये वाला पॉइंट।
मतलब कि सेंट्रलाइजेशन भी करो और डिसेंट्रलाइजेशन भी करो, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब में बीच में रहकर करो, ना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन अच्छा है ना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजंस बाय द सुपीरियर्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। अगर आप प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन कर देते हो, सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में चली जाएगी, तो वो गलत डिसीजन और इम्प्रॉपर डिसीजन ले लेगा। इम्पेशेंट यानी कि पेशेंस ना रखते हुए डिसीजन लेगा, किसी से पूछेगा नहीं, अपने आप जो समझ में आएगा वो करेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट टू सबऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। और अगर आप सारी पावर एक अपने हाथ में रखोगे तो सबऑर्डिनेट्स जो है इनकरेज नहीं होंगे, उनका इनकरेजमेंट कम हो जाएगा। आई होप कि आप ये पूरी बात समझ गए होंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है भाई, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि है स्केलर चेन। स्केलर चेन के बारे में जानना है तो पहले आपको ये रीड करना पड़ेगा, देन रीड करने के बाद ये डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, चलो ओके जी। स्केलर चेन का मतलब क्या है यार, एक बार पढ़ के देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम ये डायग्राम देखेंगे। 3 स्टेजेस में इस प्रिंसिपल को समझेंगे। चलो, इट इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रेडिकेटेड ऑन एस्टैब्लिशिंग एंड अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहला जो कीवर्ड निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। माने कि कौन किससे बात करेगा, कौन किसको कमांड देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, एक लाइन बना देते हैं। अगर हम लोग अनब्रोकन लाइन बना देते हैं तो वो हो जाएगी फ्रॉम द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन डाउन। हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लेकर लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक हर इंसान एक लाइन में आपस में बातचीत करेगा, एक लाइन में एक दूसरे को कमांड देगा, एक लाइन में ऑर्डर देगा। इन दिस मॉडल द पर्सन एट ईच मैनेजमेंट लेवल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज डायरेक्टली अबव एंड बिलो देम। इस पूरे अरेंजमेंट में जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, वो कम्युनिकेट करते हैं विद ओनली दोज डायरेक्टली अबव देम और डायरेक्टली बिलो देम। यानी कि अगर ये है और ये है Z, तो ये बात कर सकता है एक ऊपर वाले से और एक नीचे वाले से। ठीक है, मतलब इमीडिएट सुपीरियर से बात कर सकता है और इमीडिएट सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, ये कहा जा रहा है। अच्छा, और इस सिस्टम में बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इस सिस्टम को आप तोड़ भी सकते हो, लेकिन 2 केसेस में, इमरजेंसी के केस में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के केस में। जहां पे भी ऐसी कोई बात आ जाए, इमरजेंसी आ जाए कि इस पूरे सिस्टम को हमें तोड़ना पड़ जाए, तो उसे हम लोग कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के केस में। इसे हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम को मैं आपको समझाता हूं, फटाफट से देखिए। ये डी है, बात ये हो रही है कि मान लो डी को जी से कुछ बात करनी थी। डी प्रोडक्शन प्रोसेस में था और जी जो है फाइनेंस के प्रोसेस में था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। अब डी को थोड़ा पैसा चाहिए था फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो डी ने सोचा कि चलो जी से बात करते हैं, लेकिन डी जो है जी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था इस स्केलर चेन के नाते। तो उसने अपनी बात किससे बोली? उसने अपनी बात बोली सी से, सी ने बोली बी से, बी ने बोली ए से, ए ने बोली ई से, ई ने बोली एफ से, एफ ने बोली जी से। ऐसे करके बात जो है यहां से यहां तक पहुंची, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, टाइम ज्यादा लगा, डिले हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इमरजेंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के केस में डी जी से डायरेक्ट बात भी कर सकता है, और अगर डायरेक्ट बात करेगा तो उससे हम लोग कहेंगे गैंग प्लैंक। और जो नीली वाली लाइन दिख रही है वो है स्केलर चेन, पीली वाली जो दिख रही है आपको वो है गैंग प्लैंक। चलो भाई साहब, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले पॉजिटिव इफेक्ट और वॉयलेटिंग इफेक्ट की। अगर आप स्केलर चेन का पालन करते हो तो अच्छी बातें क्या होंगी आप समझ गए होंगे भाई। प्रॉपर अथॉरिटी में बातचीत होगी, प्रॉपर अथॉरिटी में ऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर में आप ऑर्डर दोगे, कमांड दोगे, अथॉरिटी का यूज करोगे, तो ये तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले ऑर्डरली इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। दूसरी बात, बेटर रिलेशन हो पाएंगे बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। आपके रिलेशंस अच्छे होंगे क्योंकि आप अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे यहां पे। और थर्ड बात होगी कि सॉल्यूशन के क्विक प्रॉब्लम्स आपको मिल सकेंगे। लेकिन वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है? अगर आपने स्केलर चेन का पालन नहीं किया तो डिसऑर्डर फैलेगा, ठीक है,
रिलेशंस में बिटरनेस आएगी, यानी कि यहां पे मिठास आ रही थी, यहां पे खटास आ जाएगी, क्योंकि आप जो है इग्नोर करने लगोगे क्लोज सुपीरियर्स को। आप सुपीरियर से नहीं बोलोगे, आप डायरेक्टली हर काम बात मानोगे, तो भैया वो भी एक खतरनाक काम है। इंक्रीज इन द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम। हाँ, लेकिन यहां पे एक दिक्कत और है कि भैया कभी कभी टाइम पे ना पहुंचने की वजह से इंफॉर्मेशन का बहुत नुकसान भी हो जाता है, कि भैया बात कोई निकली, 4 दिन लग गए उसको कहीं और डिपार्टमेंट तक पहुंचते पहुंचते, बहुत डिले हो गया, बहुत लेट हो गया। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है, तो इनसे आपको बचना है। स्केलर चेन में भी ये चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है बच्चों ऑर्डर। ऑर्डर हेनरी फ्योल का वो प्रिंसिपल है जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। एक प्रॉपर वर्क कल्चर होना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज को रखने की जगह, रिसोर्सेज को लाने की जगह, इन सारी चीजों का जो टाइम है, जो अमाउंट है, वो फिक्स होना चाहिए। हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर जैसे हम लोग कहते थे ना, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे, ठीक है। जहां तक अगर मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी, बट जहां तक याद आ रहा है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटी से बड़े पे जाना, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 बढ़ते हुए। और डिसेंडिंग का मतलब होता है उल्टा, यानी कि बड़े से छोटे पे आना, यानी कि 5 4 3 2 1 0 ऐसे, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ इस तरीके से ऑर्डर बेटा ऑर्गेनाइजेशन में होता है। क्या ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर। एक कंपनी को एक बहुत ही बेहतरीन वर्क ऑर्डर फॉलो करना चाहिए टू हैव फेवरेबल वर्क कल्चर, ताकि आपका जो वर्क कल्चर हो वो अच्छा बना रहे। द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट मोर प्रोडक्टिविटी। अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा तो फिर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी भी होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रोडक्शन करने लगो, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अच्छे तरीके से काम करो, समय कम लो और काम ज्यादा निकाल के दो। प्रोडक्टिविटी वो इंसान की होती है। प्रोडक्शन जो आप कह रहे हो वो इन टर्म्स ऑफ उत्पादन होता है कि भाई क्या पैदावार हुई, ओके। और ऑर्डर के अपने कुछ पॉजिटिव और वॉयलेटिंग इफेक्ट हैं। सबसे पहला ऑर्डर का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो है कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप प्रॉपर ऑर्डर में रिसोर्सेज को रखते हो, प्रॉपर ऑर्डर में आपके यहां लोग उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, आने जाने का सबका टाइम फिक्स है, तो मटेरियल का और इंसानों का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ओके। रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा, नो लॉस ऑफ टाइम, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, और डिसिप्लिन बेहतर हो पाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। वॉयलेटिंग इफेक्ट की बात करें तो यहां पे रिसोर्सेज का मिसयूज भी हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। जहां पे हैवी मशीन्स का यूज होता है जैसी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा, वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड डिसऑर्डर की भी आपको हाइट देखने के लिए मिलेगी। भैया हाँ, डिसऑर्डर बहुत फैला हुआ है, तो वो एक खराब बात है। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है इक्विटी। इक्विटी बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि हम जो भारतीय हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। हम कलर के बेसिस पे अलग नहीं है, हम रिलीजन के बेसिस पे अलग नहीं है, हम कास्ट के बेसिस पे अलग नहीं है, हम सेक्स के बेसिस पे अलग नहीं है, मेल फीमेल या कोई भी अदर सेक्स, हम उसके बेसिस पे अलग नहीं है। हम सब एक हैं, ठीक है। हम सब जो है इस भारत देश का हिस्सा है और भारत में जम के रहेंगे, मजे से रहेंगे। इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। एक मैनेजर को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना चाहिए कि वो सारे एम्प्लॉयज को बराबर इक्वल तरीके से ट्रीट करे बेटा, ठीक है। लिखा हुआ है ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। हर एम्प्लॉय को इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए एक मैनेजर को। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज फेस डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी एम्प्लॉय भेदभाव ना फेस कर रहा हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, ठीक है। चलिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर आप भेदभाव नहीं करेंगे, अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, तो एम्प्लॉय जो है वो आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करेंगे। इंक्रीजेस द सेंस ऑफ डिवोशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग इक्वालिटी पहले, जिन लोगों को इक्वालिटी पहले नहीं मिल रही थी और अब मिल रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन में और डिवोटी हो जाएंगे। डिवोटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित हो जाएंगे बिल्कुल। तो डिवोशन की सेंस आएगी लोगों में। स्किल्ड एम्प्लॉइज अपने स्किल को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अनस्किल्ड एम्प्लॉइज कुछ स्किल सीखने की कोशिश करेंगे।
स्किल्ड एम्प्लॉइज अपनी स्किल को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अनस्किल्ड वाले स्किल सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इक्विटी नहीं रखेंगे तो क्या नुकसान होगा? अगर आप इक्विटी नहीं रखते हो तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि स्किल्ड है, अच्छा कर रहा है, और एक ऐसा इंसान जो अनस्किल्ड है, अगर आप स्किल्ड वाले के सामने अनस्किल्ड वाले की तारीफ करते हो, उसको बढ़ाते हो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा। स्किल्ड वर्कर्स लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्किल्ड वर्कर है ना, वो और बुरा कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। ठीक है, तो स्किल्ड वर्कर्स लूज कॉन्फिडेंस, ये एक पॉइंट निकल के आया अपने पास। तीसरा पॉइंट कुछ निकल के आ रहा है, डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स की एफिशिएंसी में डिक्लाइन हो जाएगा। और चौथा पॉइंट निकल के आ रहा है, इंक्रीज इन द केयरलेसनेस ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर, कि भैया केयरलेसनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर को बढ़ाते रहोगे तो वो कहेगा हटाओ यार, मैं तो वैसे भी अनस्किल्ड हूं, फिर भी मेरी तारीफ होती है, फिर भी मेरा पक्ष लेते हैं, मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत। तो ये सारे इसके नुकसान आपको देखने के लिए मिलेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये हमारा 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बचे हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि भैया एक मेरी बात सुनो, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आए काम करने, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिके, क्योंकि जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनके पास ग्रेटर एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट को हैंडल करने का तरीका है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है और वो हर सिचुएशन से डील करना जानते हैं। तो ये सारे फायदे आपको होंगे। तो जो इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो लंबे समय तक टिके, और वो टिकेगा कैसे? जब आप उसको देंगे जॉब सिक्योरिटी की भावना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पता होता है कि एक बार उनकी बहाली हो गई, एक बार उनकी ज्वाइनिंग हो गई, फिर तो कोई भी उनका बाल नहीं बांका कर सकता है, मजे से काम करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयज में क्या होता है, हमेशा डर रहता है कि भैया ये कंपनी कहीं हमको निकाल ना दे। अब ये बड़ी खतरनाक काम है। बात यही हो रही है बेटा कि ऑल एम्प्लॉयज डिलीवर द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन द जॉब। हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट करेगा जब वो अपनी जॉब में अच्छा फील करेगा, सिक्योर फील करेगा। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज। और ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी दे। इससे क्या फायदा होगा बेटा? इससे यही फायदा होगा कि सबसे पहले तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। देखो, जब भी कोई अच्छा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है ना, तो बेटा एम्प्लॉय का तो नुकसान कम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा होता है। एम्प्लॉय का नुकसान क्यों कम होता है? क्योंकि बेटा अगर वो अच्छा है, अगर वो टैलेंटेड है, तो वो कहीं और नौकरी ले लेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान है। पहली बात तो अच्छा चला गया, पहला नुकसान। दूसरी बात, अब जो आएगा वो कैसा आएगा यही नहीं पता। तीसरी बात, जब आएगा कोई तो वो जब पैसे ज्यादा मांगेगा और ट्रेनिंग मांगेगा, ये भी नुकसान। तो बहुत नुकसान है। सबसे पहले इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप उनको जॉब सिक्योरिटी दोगे। कंपनी की रेप्यूटेशन बढ़ेगी। स्किल्ड वर्कर्स कंपनी में ज्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे। ट्रेनिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी नहीं रखते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं देते हैं, तो क्या होगा? तो उस केस में एम्प्लॉयज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसबिलीफ फॉर द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर डिसबिलीफ आ जाएगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं करेंगे। तो हो सकता है ये हो जाए। डिक्लाइन इन द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रेप्यूटेशन गिर सकती है। ठीक है। गुड वर्कर्स लीव कंपनी। अच्छे एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को छोड़ के जाएंगे, ये भी आप ही का नुकसान है। हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। और आपको रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जी हां, ये हो गई बात। बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है इनिशिएटिव। यार इनिशिएटिव की बात की जाए तो मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड एनकरेज द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव्स इन द डिसीजन ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट को हमेशा अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि भाई आगे बढ़, बता, कह अपनी बात जो तेरे मन में है। हमेशा इनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने का ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में। एक मैनेजर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड encourage द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एंड मेक देम वर्थ.
इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स को लगेगा कि मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं। एक सुपीरियर, एक मैनेजर मुझे इतना मानता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे घर के समान है, ऐसा एक एम्प्लॉय को लगने लगेगा, जो कि अच्छी बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, चलो तो भाई इसमें अब देखते हैं पॉजिटिव और वॉलेटिंग इफेक्ट क्या निकल के आता है ब्लू पेन से। एम्प्लॉय को जब कहा जाएगा कि भाई सजेशन दे, तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि एम्प्लॉय सोचना शुरू कर देंगे, मतलब उनकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। एम्प्लॉय कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन इंप्लीमेंटिंग डिसीजन, एम्प्लॉयज कॉपरेट कर पाएंगे डिसीजंस को इंप्लीमेंट कराने में। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन भी उन्हीं के सजेशंस पे लिए गए हैं। मैनेजर्स बैठे थे, एम्प्लॉयज को बुलाया, कहा कि भाई बता तेरे को क्या क्या दिक्कत है। एम्प्लॉयज ने अपनी दिक्कतें बताई और उन्हीं दिक्कतों के चलते डिसीजन लिए गए, उन्हीं दिक्कतों के चलते डिसीजन लिए गए। ठीक है, तो अब जब डिसीजन इंप्लीमेंट कराने की बारी आएगी तो एम्प्लॉयज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि उनके ही दिए हुए सजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव की भावना आएगी किसी भी एम्प्लॉय की। इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा? अगर आप इनिशिएटिव लेने के लिए इंकरेज नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज की थिंकिंग पावर गिरेगी, एटमॉस्फेयर बनेगा नॉन कोऑपरेशन का, और एम्प्लॉयज की अटैचमेंट भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयज आपसे अटैच फील नहीं करेंगे, ये कुछ नुकसान है। बात करते हैं अपने 14th यानी कि लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। वी हैव अराइव्ड टू आवर लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा बात करने वाले हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स की। एंड स्पिरिट डी कॉर्प्स हमको सिखाता है टीम स्पिरिट के बारे में, जुड़े रहने के बारे में, जुड़े रह के अचीव करने के बारे में। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, वो 11 के 11 खिलाड़ी जान लगा देते हैं मैच को जीतने के लिए। ये टीम स्पिरिट, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की बातें होती हैं। एक मैनेजर को, एक कैप्टन को, एक लीडर को, एक सुपरवाइजर को हमेशा यह कहना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क, हम ये काम कर लेंगे, हम ये मिलके काम कर लेंगे। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा। मैं में अहंकार है, हम में अपना, सबका साथ सबका विकास है। समझ रहे हो? तो अब पढ़ लेते हैं। ओके, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज एंड बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। कि भैया अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहो और एक दूसरे का सपोर्ट करो रेगुलरली। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या करना है? एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका पॉजिटिव आउटकम निकले। एक मैनेजर को हमेशा यह कहना चाहिए वी विल डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल डू इट। दिस बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर विल कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। और अगर मैनेजर का यह बिहेवियर रहेगा तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन की भावना जिंदा रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि आप इस फोटो में देख भी सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो मोटिवेशन टू वर्क विद द टीम स्पिरिट, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, स्वीट रिलेशनशिप। अगर आप स्पिरिट डी कॉर्प्स का पालन करते हैं तो उससे क्या होगा? काम एक साथ करने की मोटिवेशन आएगी, अचीव हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव और आपके संबंध जो है वो मधुर हो जाएंगे, यानी कि स्वीट हो जाएंगे। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है इसका उल्टा? यहां पे स्वीट संबंध थे, यहां पे आपके जो है रिलेशनशिप बिटर हो जाएंगे, खट्टास आ जाएगी। यहां पे टीम स्पिरिट थी, यहां पे टीम स्पिरिट मर जाएगी। यहां पे अचीव करना बहुत इजी हो रहा था, यहां पे अचीव करना ऑब्जेक्टिव को बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों ये होते हैं खत्म फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फेयोल साहब ने दिए थे कभी किसी टाइम पे। अब अपन लोग को पढ़ना है FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके यार बता देना। थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, दो बात कर लेते हैं आपके साथ एंड देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुम्हें कमेंट करते रहना है एंड बताना है कि सर अगला टॉपिक ऐसे पढ़ाइए या ये कुछ चीजें बताइए, वो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है? आपको कमेंट करके बताते रहना है कि क्या क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं एंड क्या क्या चीजें आपको ये समझ लो कि मजा आ रही है क्लास करने में या नहीं आ रही है, वन शॉट क्लासेस कैसी लग रही है। एंड हम लोग बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के। ओके, तो चलिए बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जिसको दिया था FW टेलर ने। और ये बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को बढ़ाने की, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अच्छा करने की बात करते हैं। यानी कि बच्चों जो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन
के कामों में लगी हुई हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट निकाले गए थे इनकी तरफ से। ठीक है, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का मतलब जन्म जो है वो मार्च 20 1856 में हुआ था और मार्च 21 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। तो भैया मार्च 20 1856 में जन्म हुआ था और मार्च 21 1915 में मृत्यु हुई है। वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ये बेटा ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनको जाना जाता था, उनको पहचाना जाता था अपनी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के लिए। 1909 में टेलर ने अपनी पूरी लर्निंग्स, अपनी पूरी जो भी उन्होंने कुछ सीखा था, अपनी पूरी सीख एक किताब में डाली। उस किताब का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और उस किताब को 2001 में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के लोगों ने अवार्ड दिया है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो भाई यहां पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की इनकी किताब थी, जिस किताब को 2001 में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑफ 20th सेंचुरी का खिताब भी दिया हुआ है इनकी किताब यानी कि एफडब्ल्यू टेलर की बुक को। तो चलो भाई बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक अप्रोच। एफडब्ल्यू टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच की, कि भैया जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी बिजनेस में फैसले लिए जा रहे हैं ना, वो एक सिस्टम से लिए जाए, सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने की। सेकंड, ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए सोचने लगे, वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए सोचने लगे, दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें, यह है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर। ओके, डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट यानी कि पुराने जमाने की जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको हटाओ और आज के नए जमाने की जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको बाहर लेके आओ, उनको सामने लेके आओ, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। अब अगर ये सिर्फ ये कहते कि मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करो तो लोग पूछते तो मॉडर्न टेक्निक कौन सी है बताओ, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया होगा, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी दी होंगी। और चौथा है रूल्स का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस। इन्होंने कहा कि मैं बात करने वाला हूं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के बारे में, और इंडस्ट्री में सब कुछ अच्छा तभी हो सकता है बच्चों जब रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए, फॉलो हो मतलब किया जाए। तो ये है आपका फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी कि सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि साइंस को मानो, रूल ऑफ थंब को मत मानो। साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान चलता है एक्सपेरिमेंट से, विज्ञान चलता है फैक्ट से, विज्ञान चलता है डाटा से। रूल ऑफ थंब चलता है मैनेजर की पर्सनल बायसनेस से, यानी कि जब मैनेजर पक्षपाती होता है, मैनेजर के पर्सनल व्यूज से चलता है आपका ये रूल ऑफ थंब। लेकिन साइंस विज्ञान होता है, फैक्ट से चलता है, फिगर से चलता है, डाटा से चलता है। तो इन्होंने कहा कि साइंस के बेसिस पे चलो, रूल ऑफ थंब के बेसिस पे मत चलो। ठीक है, फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब। कहा है कि अपने काम का साइंटिफिक एनालिसिस करो कि तुम कितना काम कर रहे हो, कब कर रहे हो, मतलब हर चीज एक डाटा में आना चाहिए, नंबर्स में दिखना चाहिए। जैसे अगर मैंने पढ़ाया तो कितने घंटे पढ़ाया, ठीक है, और क्या क्या पढ़ा दिया है, ये सारी चीजें फिगर्स में आना चाहिए आपके हर एक काम को। इससे टाइम भी बचेगा और ह्यूमन एनर्जी भी बचेगी। ठीक है, और इसके अलावा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब मतलब वो होता है जहां पे डिसीजन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द मैनेजर्स पर्सनल जजमेंट, जहां पे मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पे डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होना ऐसा चाहिए बेटा कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे, कॉज यानी कि वजह और इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव। जैसे आग लगी तो धुआं निकला, आग क्या है? कॉज है, धुआं क्या है? इफेक्ट है। तो कॉज और इफेक्ट पे जाओ, ना कि रूल ऑफ थंब पे जाओ। ठीक है ना, तो ये कहता है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कहता है कि साइंटिफिक तरीके से काम करो, जो काम करने का तरीका होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए, रूल ऑफ थंब को तुरंत हटा दो। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपका, साइंटिफिक प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी का मतलब है पीस, शांति, एकता। डिस्कॉर्ड का मतलब है लड़ाई झगड़े। तो वही कहा जा रहा है कि हार्मोनी हो, पीस हो, शांति हो, एकता हो, लेकिन डिस्कॉर्ड ना हो। डिस्कॉर्ड अच्छी बात नहीं है, नॉट डिस्कॉर्ड। कॉर्डली रहो, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, हार्मोनी में रहना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स। वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में यहां पे कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात इन्होंने लिखी है, बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर एंड शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी होगी और एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। और हार्मोनियस रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए, यानी कि एकतावादी संबंध बनाने के लिए, एकता में सब लोग रहें, संबंध अच्छे बने, उसके लिए जरूरी है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझने लगते हैं, वर्कर्स को समझ में आता है कि मैनेजर्स हैं तो हम हैं, मैनेजमेंट है तो हम हैं, और मैनेजर्स को ये समझ में आता है कि वर्कर्स हैं तो हमारा काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कंपनी चल रही है। ये जो मेहनती वर्कर्स हैं यही हमारी कंपनी के मतलब टायर हैं, एक तरीके के। गाड़ी अगर हमारी कंपनी है तो टायर हैं ये वर्कर्स, जो गाड़ी को घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं। तो भैया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये है सिंपल सा कि हार्मोनी में रहो, डिस्कॉर्ड में मत रहो। हार्मोनी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात है कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, मेंटल रिवॉल्यूशन अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है बच्चा पार्टी, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन प्रिंसिपल है। यहां पे बात ये हो रही है कि भैया हार्मोनी में तो रहना ही है, साथ में एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। एकता में रहना है वो तो एक अलग बात है, लेकिन साथ में एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां पे हर आदमी अपना अपना देखता है कि मैं अपना देख रहा हूं, तुम अपना देखो, मुझे तुमसे मतलब नहीं, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग होने चाहिए। ये एक एक्सटेंशन प्रिंसिपल है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को समझना होगा कि उन लोगों that they need each other, कि भैया उन लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। और देयर शुड बी कॉपरेशन, और दोनों को, मैनेजमेंट और वर्कर्स को, वर्कर्स के बीच में भी कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बेटा अगर कंपटीशन करना है तो बाहर वाले इंसान से करो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कंपटीशन करो। अपने घर के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पे आता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 यानी कि प्रिंसिपल नंबर 4 कहते हैं, एफडब्ल्यू टेलर इस प्रिंसिपल में कहते हैं कि हमें हर इंसान का डेवलपमेंट करना है उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। सबसे पहले तो वर्कर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ। सबसे पहले उनको साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट ड्राइव बुलाओ एंड लोगों से कहो कि भैया आओ और हमारी कंपनी में अप्लाई करना शुरू करो। उनका इंटरव्यू लो, उनका सिलेक्शन टेस्ट लो, ले लिया, फिर अच्छे अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ। ऑर्गेनाइजेशन में लाने के बाद उनको जो काम असाइन करो वो उनके मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के हिसाब से करो और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करो। ठीक है, तो मैं मार्क कर दे रहा हूं कि जितनी भी चीजें मैंने बताई वो कहां लिखी हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को सिलेक्ट करने के लिए साइंटिफिक मेथड लगेगा एंड ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड। और हर वर्कर को साइंटिफिकली सेलेक्ट किया जाना चाहिए, फिर उनको काम देना चाहिए। दे शुड बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, और उसके बाद उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह कि जो भी इंसान आपके यहां काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का दायित्व भी आपका है। किसका? मैनेजर का। ओके, देखते हैं भाई कि हमारे पिटारे में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसके बारे में फटाफट से देखते हैं। और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सारे नाम बता देता हूं। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीस, वेज सिस्टम और मेंटल रिवॉल्यूशन। दीज आर द 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। और ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा पिछले चार्ट में कि सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। बेटा फंक्शनल फोरमैन वो इंसान होता है किसी भी फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो वर्कर्स को सपोर्ट करता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है और वर्कर्स से डायरेक्ट टच में रहता है। फंक्शनल फोरमैन, फोरमैन मतलब इस पूरी प्रोसेस को कहा जा रहा है फंक्शनल फोरमैन। और मैन का क्या मतलब हो गया? लोग, बहुत सारे लोग।
मैन का क्या मतलब हो गया, लोग, यानी कि बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे फंक्शनल फोरमैन होते हैं जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, एंड अब पढ़ के देखते हैं भाई सारी चीजें एक साथ क्या मिलके बनाती हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम that supports for possessing numerous foremen in a separate functional role। कहा जा रहा है कि ये एक फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जहां पे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है, ठीक है। और ये जो फोरमैन है या जो मैनेजर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है फैक्ट्री के एम्प्लॉइज के, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो ये हो गया। बात करते हैं फैक्ट्री मैनेजर, जो ये हमारा फंक्शनल फोरमैन है, ये अपने काम को दो लोगों में डिवाइड करता है, एक है प्लानिंग इंचार्ज और एक है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग और आते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 लोग आते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और सब कौन किसको रिपोर्ट करते हैं, वर्कमैन को रिपोर्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले सारा काम का बोझ किसके सर पे है, फैक्ट्री मैनेजर के सर पे है। फैक्ट्री मैनेजर ने अपने काम को 2 लोगों में बांटा, प्लानिंग करने वाला प्लानिंग कर रहा है और प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है। प्लानिंग करने में सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक वो इंसान जो इंस्ट्रक्शंस इशू करता है वर्कर्स को अबाउट देयर जॉब। रूट क्लर्क बताता है द प्रॉपर रूट, द प्रॉपर वे टू डू द जॉब, रिसोर्सेज कहां से लाने हैं, कहां को जाएंगे, ठीक है, पैसा कहां से लाना है, पूरा रूट, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का पूरा रूट विल बी डिस्कस्ड बाय रूट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट में टाइम बताता है किसी भी काम को करने का एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए एंड कितने टाइम में वो काम पूरा हो जाना चाहिए, टाइम क्लर्क बताता है। कॉस्ट क्लर्क बताता है कि एक प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए कितनी कॉस्ट खर्च होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो एक बिस्किट का पैकेट कितने रुपए में बन जाना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन देखता है कि हर आदमी डिसिप्लिन में, अनुशासन में है या नहीं है। इधर तो ये सारे सिर्फ क्या कर रहे हैं भैया, प्लानिंग कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या कर रहा है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस चेक करता है कि जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी की स्पीड होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एक दिन में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुए या नहीं हुए, ये स्पीड को चेक करने का काम कौन करता है, प्रोडक्शन इंचार्ज करता है, ठीक है। गैंग बॉस क्या करता है, नहीं, स्पीड को चेक करने का काम स्पीड बॉस करता है प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर। गैंग बॉस एक ग्रुप का ग्रुप लीडर होता है। जैसे मान लीजिए कि बेटा कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मान लीजिए कार में पेंट करने वाली कोई टीम है, उस टीम के अंदर जो पेंट करते हैं 4 लोग हैं, उसमें से एक लीडर है जिसको हम लोग कहेंगे गैंग बॉस। रिपेयर बॉस चेक करेगा कोई भी मशीन या टूल या इक्विपमेंट जो खराब हो रहा हो उसको रिपेयर कराने के लिए और उसको सही करके ऑर्गेनाइजेशन में लगाने के लिए, ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटी हैम्पर ना हो। और इंस्पेक्टर को तो आप नाम से समझ रहे हैं, इंस्पेक्टर का मतलब है ऐसा इंसान जो सब कुछ को देखते रहे, सब चीजों को देखते रहे। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसको इंस्पेक्ट करने का काम होता है इंस्पेक्टर का। चलो, तो ये हो गया फंक्शनल फोरमैन। और अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की। यार, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क सेकंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है और यहां पे बात होती है कि हर काम का स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, हर काम का एक बेंचमार्क सेट कर दो। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने अपने लिए बेंचमार्क सेट कर रखा है कि मैं 95 प्लस लाऊंगा बीएसटी के अंदर, तो ये क्या है बेटा, ये मेरा बेंचमार्क है। तो हर काम के लिए आपको एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क जब आप फिक्स करते हो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टैंडर्ड को सेट करने को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अब स्टैंडर्ड सेट किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो मैनर का, मतलब किस मैनर में आप काम करते हो, चाहे वो टाइम का, कितना समय आपको लगता है वो काम करने में, ठीक है। रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का होना चाहिए, इसके अलावा मशीन कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोसेसेस कैसे कैसे होंगे, ऑपरेटिंग कैसे कैसे होगी, ये सारी चीजों के स्टैंडर्ड आप सेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड का एक बहुत बेहतरीन कीवर्ड मैं आपको बताता हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है, वो है बेंचमार्क। बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स का ही एक सिनोनिम है, स्टैंडर्ड्स को बेंचमार्क भी कहते हैं। कुल मिलाकर यहां पे क्या करना है, हर काम को करने का स्टैंडर्ड सेट कर दो ताकि आप स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में जी जान लगा के काम को करते रहो। स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है। टारगेट, स्टैंडर्ड मतलब टारगेट सेट कर लिया, या स्टैंडर्ड कि भाई ये काम ऐसे ही होना चाहिए, पूड़ी बनेगी तो अच्छी ही बनेगी, ठीक है, रोटी खाएंगे तो गोल ही खाएंगे, स्टैंडर्ड है बिल्कुल, ठीक है ना। चलो,
फिर आता है बेटा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बेसिक सी टेक्निक है, ये कहती है कि जो भी चीजें आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो आज किसी भी काम की नहीं आ रही है आपकी, उनको एलिमिनेट कर दो। ऐसी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी आप कर रहे हो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहे हो जो कोई आज सप्लाई में नहीं है, आज डिमांड में नहीं है, उसका प्रोडक्शन तुरंत रोको, तुरंत उसको साफ कर दो। तो वही लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स एट इरेजिंग अननेसेसरी टाइप, साइजेस एंड डायमेंशंस। कि भाई अगर आप कोई अननेसेसरी तरीके का सामान बना रहे हो, साइज का या फिर डायमेंशन का सामान बना रहे हो, उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो। सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स एट एलिमिनेटिंग अ रिडंडेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका कोई बेकार प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। इट रिजल्ट्स इन सेविंग द कॉस्ट ऑफ मशीन्स, इट रिजल्ट द सेविंग ऑफ कॉस्ट, मशीन, टूल एंड लेबर। इससे क्या होगा, आपकी मशीन का पैसा बचेगा, टूल का पैसा बचेगा और लेबर का पैसा बचेगा, और 2-3 फायदे और होंगे। इन्वेंट्री आपकी कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल्ड इन्वेंट्री, और टर्नओवर बूस्ट हो जाएगा। देखो यार सिंपल सी बात है, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो वनीला का बिस्किट बनाती है, चॉकलेट बिस्किट बनाती है और स्ट्रॉबेरी बनाती है। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी बना रही है, वनीला बना रही है और चॉकलेट बना रही है। ठीक है, 10% अभी क्या हुआ कि भाई दोनों पर बना रहे हैं, लेकिन इनकी डिमांड है, इनकी डिमांड है, इनकी डिमांड नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन कहता है कि तुरंत क्या करो, चॉकलेट वाले बिस्किट को हटा दो, सिर्फ वनीला बनाओ और स्ट्रॉबेरी बनाओ। जो डिमांड में है सिर्फ उसको बनाओ, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको बनाओ। इससे आपका पैसा बचेगा, मशीन का कॉस्ट बचेगा, टूल का कॉस्ट बचेगा, लेबर का कॉस्ट बचेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगी, टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन बड़ी सिंपल सी टेक्निक आपके सामने ये रही। नेक्स्ट टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बात करती है बच्चों टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड टू डू अ जॉब। एक काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट आपको ढूंढना है बेस्ट तरीका। ठीक है, द वन विगरस वे ऑफ, टू फाइंड आउट द वन विगरस वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। बेस्ट वे ढूंढना और उसी से काम निकलवाना। ठीक है, कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर, सामान बनाने से लेकर, सामान कंज्यूमर के दरवाजे तक पहुंचाने तक जितना भी काम है आपको उसको एक वन बेस्ट मेथड में करना होगा। अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ट्रक से आ रहा है, कार से आ रहा है, डिसाइड करना पड़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो भी बेस्ट है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेलेक्ट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव्स के माध्यम से। इसके अलावा ठीक है, टेलर डिवाइस्ड द आइडिया ऑफ असेंबली लाइन बाय अप्लाइंग द मेथड स्टडी। टेलर ने असेंबली लाइन का आइडिया भी मेथड स्टडी में दिया है। चलो भाई, तो मेथड स्टडी मतलब कि हर काम को करने का एक बेहतरीन तरीका होता है, उस बेहतरीन तरीकों को ढूंढो और अपनी कंपनी में जाके लगा दो। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मोशन स्टडी की। एक जॉब को करते करते एक वर्कर को उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सामान खिसकाना पड़ता है, सामान ड्रैग करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है। तो भैया बहुत सारे तरीके के मोशंस करने पड़ते हैं एक काम को करते करते। अब बात ये हो रही है यार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो वर्कर है वो टाइम वेस्ट करता है इन सब चक्करों में। ठीक है, तो एक मैनेजर को यहां पे एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं कि भैया देखो कि एक काम को करने के लिए कितने तरीके के मोशंस लगते हैं। देख रहे हो, ये सब साइंटिफिक बातें कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करो, फैक्ट रिकॉर्ड करो, फिगर्स में रिकॉर्ड करो और ये पहचानो, ये समझो कि कितने मोशंस लगते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय एक्स्ट्रा मोशंस ले रहा हो तो उसको तुरंत एलिमिनेट करो। लिखा हुआ है मोशन स्टडी पर्टेन्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट। यहां पे आपको स्टडी करना है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। मोशन स्टडी पर्टेन्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक पुटिंग ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग, चेंजिंग पोजीशन एंड सिटिंग। उठना, बैठना, पोजीशन चेंज करना, विच आर मूव्ड व्हाइल डूइंग अ कन्वेंशनल जॉब। ठीक है, एक कन्वेंशनल जॉब को करने के लिए इन सारी जरूरतों, इन सारे मोशंस की जरूरत पड़ती है। रैंडम मूवमेंट्स आर सोलिसिटेड टू बी रिड्यूस्ड सो दैट इट कैन टेक लेस टाइम टू परफॉर्म द जॉब। कहा जा रहा है कि जो रैंडम मूवमेंट है, जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी हिलना डुलना है वो हिलो डुलो, लेकिन जो जरूरी हिलना डुलना है वो तो हिलो डुलो, लेकिन जो रैंडम मूवमेंट है उनको तुरंत एलिमिनेट करो। ठीक है, बात करते हैं, मोशन हो गया, बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी की, जो कि है टाइम स्टडी। बेटा टाइम स्टडी में हम क्या देखते हैं वो देख लेते हैं। टाइम स्टडी में हम कितना टाइम एक प्रॉपर काम को करने के लिए लगना चाहिए वो देखते हैं।
कन्वेंशनल टाइम टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, दैट इज टाइम स्टडी। स्टैंडर्ड टाइम नोट होना चाहिए बेटा, अलग अलग रीडिंग के माध्यम से, है ना। जैसे आपने स्टॉप वॉच लगा ली, एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वन शॉट, तो 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, मैं देख रहा हूं कितना घंटा लग रहा है, तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जब जब पढ़ाऊंगा तो इतना टाइम तो लगना है। दिस कोर्स ऑफ टाइम स्टडी विल रिलाई अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ द टास्क। ठीक है, पता यह लगेगा कि एक काम को कितनी बार करना है, उससे पता लगेगा कि भैया कितना टाइम लगना चाहिए। ओके, तो टाइम स्टडी में हमको एक बढ़िया सा टाइम ढूंढना है कि हाँ भाई कितने समय में ये काम होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट स्टडी की, जो कि है फटीग स्टडी। यार देखो, फैटिग स्टडी में क्या होता है, फैटिग स्टडी में हम लोग ये देखते हैं कि भैया काम करते करते हर इंसान का थकना लाजमी है। ठीक है, हर इंसान 2 तरीकों से थकता है, एक तो मेंटली और एक फिजिकली। तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलैक्स करते करते वो दोबारा वाइटलिटी को गेन करता है और उतनी ही एफिशिएंसी से काम करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसकी पोटेंसी इंप्रूव हो जाती है। फटीग स्टडी ट्राइज टू डिफाइन द अमाउंट एंड रेगुलरिटी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन अकॉम्प्लिशिंग अ टास्क। फटीग स्टडी में देखते हैं कि एक प्रॉपर काम को करने के लिए कितना रेस्ट चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मैंने 2 घंटा पढ़ा है, फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, फिर खाना पीना खा लिया, फिर 2 घंटे पढ़ा लिया, फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया। तो मतलब एक प्रॉपर काम को करने के लिए कितना रेस्ट चाहिए होता है, ये मैनेजर का काम है कि वो देख ले, ताकि वर्कर्स को छोटे छोटे रेस्ट ब्रेक दिए जा सकें, स्मॉल पॉजेस दिए जा सकें, ताकि उनकी वाइटलिटी इंक्रीज हो और वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाए। अ पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू फील टायर्ड। हर इंसान टायर्ड फील करता है। ठीक है भैया, हर इंसान कहा जा रहा है कि टायर्ड फील करता है एक प्रॉपर काम को करने के लिए। और हाँ, कहा जा रहा है कि हर इंसान टायर्ड फील करता है एक प्रॉपर काम को करते करते, मेंटली भी टायर्ड फील करता है और फिजिकली भी, अगर वो एक काम को करते करते रिलैक्स नहीं करता है। तो अगर उसको छोटे छोटे रेस्ट मिल जाएंगे तो वो अपनी वाइटलिटी को गेन कर लेगा और दोबारा से वर्क करेगा विद द सेम कैपेसिटी। इट विल रिजल्ट इन इंप्रूव्ड पोटेंसी। इससे क्या होगा, आपकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। फटीग स्टडी ट्राइज टू डिफाइन द अमाउंट एंड रेगुलरिटी ऑफ रेस्ट इंटरवल। इसमें देखते हैं कि भैया कितना रेस्ट एक बंदे को मिलना चाहिए काम करते करते। चलो भाई, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की ओर, जो कि है आपका डिफरेंशियल वेज सिस्टम या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखो यार, मैं बड़ी सिंपल बता रहा हूं। एक है एम्प्लॉय ए और एक है एम्प्लॉय बी। इनको टारगेट मिला 50 यूनिट प्रोड्यूस करने का, इनको टारगेट मिला 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का। ठीक है, या मान लो चलो अलग अलग कर दूंगा तो आप कहोगे सर ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कह देता हूं एक है ए और एक है बी। इनको टारगेट मिला 50 का, इनको टारगेट मिला 50 यूनिट प्रोड्यूस करने का। इन्होंने 60 प्रोड्यूस कर दिए और इन्होंने 40, मतलब इन्होंने 10 ज्यादा प्रोड्यूस किए। ये अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। इन्होंने 10 कम प्रोड्यूस किए तो थोड़ी गलत बात है। अब बात ये हो रही है कि भैया जिसने मेहनत से काम किया उसको पैसा भी ज्यादा मिलना चाहिए और जिसने कम मेहनत से काम किया उसको कम पैसा मिलना चाहिए। यही कहता है ये टेक्निक कि जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा दो। जिसने पैसा तो ऐसी चीज है कि सबको कम रहती है, तो ये थोड़ी और मेहनत करेगा और 50 की जगह 70 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बी क्या कहता है, बी ये कहता है कि भैया उसने कम किया है ना, उसका अगर तुम कम पैसा दोगे तो वो भी इसको देख के लालच आएगा कि यार जब ये इतना पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठीक, टेलर who believed that the workers should be paid on the basis of their degree or efficiencies। टेलर का मानना था कि वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे पैसा मिलना चाहिए। ऐसा वर्कर जो बहुत मेहनत से काम करता है और स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा बना के देता है, उसको हाई रेट पे पैसा मिलना चाहिए। और ऐसा वर्कर जो लो रेट पे काम करता है और स्टैंडर्ड टाइम से भी कम काम करता है, उसको जो है कम पैसा मिलना चाहिए, लो रेट का पैसा मिलना चाहिए, अगर वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ आउटपुट ना रीच कर पाए स्टैंडर्ड टाइम में। तो जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा और जो कम काम कर रहा है उसको थोड़ा सा कम पैसा। ठीक है, और लास्ट टेक्निक है बेटा यहां पे जो अपने को पढ़नी है FW टेलर की, वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, FW टेलर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने एटीट्यूड को शिफ्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे को वैल्यू करना चाहिए, वैल्यू ऑफ ईच अदर एंड वर्क विद फुल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। दोनों को एक दूसरे के प्रति फुल पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए।
दोनों का एम ये होना चाहिए कि इंप्रूव हो और बूस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। मेंटल रिवॉल्यूशन में एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि भैया अच्छे से काम करो, बेहतर तरीके से काम करो, मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, मैनेजमेंट वर्कर्स की कीमत को समझे, वर्कर्स मैनेजमेंट की कीमत को समझे, दोनों एक दूसरे की कीमत को समझे एंड पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन से चलते हुए प्रॉफिट कमा पाए। आई होप कि बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कोई चीज मिस हो रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि देखो चैप्टर बहुत बड़ा था, 14 के 14 हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल भी पढ़ाने थे। इधर आ जाते हैं तो मैंने 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक पढ़ाया आपको और 9 टेक्निक्स पढ़ा दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो मेरी तरफ से पूरा चैप्टर वन शॉट में आपके लिए समर्पित रहा। कुछ अगर छूट रहा हो, कुछ अगर गलती हो रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, अपने सजेशन देना कि और किन किन वीडियोस को आप इस चैनल पे चाहते हो CUET 24/7 पे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वन शॉट क्लास में बिजनेस इन्वायरमेंट की। जय हिंद, टाटा।